हेलो। स्वागत है आप सभी का गणित पंथी यूट्यूब चैनल में। आज हम पेट का एनालिसिस करेंगे और बहुत तेज़ी से करेंगे क्योंकि टाइम मेरे पास भी कम है और कल जिनको प्रिपेयर करना है उनके पास भी कम ही है। तो पेपर काफ़ी आसान था। मैथ का लेवल हम देखेंगे, डीआई से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दी गई तालिका 4 अलग अलग कंपनियों के में कर्मचारियों की संख्या और फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत, पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात दर्शाती है। ओके। 4 अलग अलग कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या और फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत। अब देखिए, पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, फाइनेंस विभाग तो दिया नहीं है। तो आप इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश का ज़्यादा क्लियर है यहाँ पे। यहाँ देखिए कैसे दे दिया है, फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत, जबकि फाइनेंस नहीं, केवल पुरुष कर्मचारियों का, टोटल में से पुरुष इतने परसेंट है, ये दिया हुआ है। द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 4 डिफरेंट कंपनीज एंड द परसेंटेज ऑफ मेल, ये अलग है, परसेंटेज ऑफ मेल एंड रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल, जो यहाँ पे है मेल और फीमेल का फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो 2 डिपार्टमेंट यहाँ पे है, फाइनेंस के बारे में बात की गई है, जो भी शेष चीज़ें बच रही हैं वो सब मार्केटिंग की बात है। तो चलिए सबसे पहले डाटा ही हम क्लियर कर लेते हैं ना, क्या क्या चीज़ें हैं दी गई हैं जो। ठीक है, टोटल तो हमें दिख ही रहा है, टोटल छोड़ते हैं। मेल, टोटल मेल, ठीक है। और फाइनेंस विभाग में कर्मचारियों का परसेंट, फाइनेंस में हम नंबर लिखेंगे, मार्केटिंग में और मेल इज टू फीमेल, फीमेल, मेल इज टू फीमेल, ठीक है। किस में? मार्केटिंग में, सॉरी फाइनेंस में, फाइनेंस में, ओके। अब कुल कर्मचारियों की संख्या है 2000, पुरुष कर्मचारियों का परसेंटेज 60%। आप निकालने की ज़रूरत तो है नहीं, आप सीधा जानते हो 2000 गुणे 60/100 जब करोगे तो 1200 डायरेक्ट आता है, 1200। फिर मेल हो गए टोटल 1200 लोग। फाइनेंस विभाग में कर्मचारियों का परसेंट, अब फाइनेंस में कितने हैं? 70%, तो 20 सत्ते 140, 1400। अब टोटल 2000 थे तो मार्केट में आ जाएंगे 600, ये क्लियर है, ठीक है। अब फाइनेंस विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात है 4:3। फाइनेंस में 1400 लोग हैं तो ये 4:3 मतलब कितने आ जाएंगे? 4×3 = 7, ये मतलब हो गया 7, 7 का यहाँ दिया हुआ है। फाइनेंस में 1400 लोग हैं तो 1 का मतलब 200, तो 2 चौक 800, रेशियो 600, ठीक है। ये हो गया इसका। अब ऐसे सेकंड में लिख लेते हैं, 2400 है टोटल, उसमें से 75% मेल है, 75 मतलब 3/4 होता है, तो 6 चौक 24, 6 त्रिक 1800। अब फाइनेंस विभाग में कर्मचारी 50% है, मतलब 2400 में से 1200 फाइनेंस में है, 1200 मार्केटिंग में है, और रेशियो जो दिया हुआ है 3:1, मतलब 4 की वैल्यू 1200 तो 1 की वैल्यू 300, 900 और 300, इतने मेल और फीमेल हो गए। नेक्स्ट में 1800, 50% मेल है, मतलब 900 मेल है। और फिनांस, फाइनेंस में कितने परसेंट है? 60%, मतलब 1800 का 60% 1080 होता है, 18 छक्का 108, इतना ही होता है ना, हाँ ठीक है। और 5:4, अच्छा 1080 अगर इसमें हो गए तो इसमें कितने बचेंगे? 11,720 बचेंगे, यही बचेंगे ना। 0 0 8 2 10 0 से लगा 1 7 1 8 1, ठीक है। 720 मार्केटिंग में बचेंगे। और मेल और फीमेल कितने हैं फाइनेंस में? 5 4 9 की वैल्यू, मतलब ये यहाँ से आप देखिए ना, फाइनेंस में 9 की वैल्यू है 1080, तो 1 की वैल्यू 9 1 9 9 2 2 18 120, तो 12×5 = 60, 600 और 12 चौक 48, 480, इतने हो गए, ठीक है। अब अगले में आते हैं 2800, 75%, फिर से 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, मतलब 2100 मेल हो गए,
और 50% 1400 फाइनेंस में है, 1400 मार्केटिंग में है, और मेल और फीमेल फिनांस में कितने हैं, 9 5 1400, यानी कि 900 और 500। बस इतना डाटा आपके पास होना चाहिए। इसको आप कॉपी भी कर लीजिए। हर जगह इसी की ज़रूरत पड़नी है बस, ठीक है। हाँ, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिला की कुल संख्या का अनुपात क्या है? अच्छा, आप एक बात आप बताओ, 900 पुरुष, अगर टोटल पुरुष 2100 हैं डी में, ये क्या क्या था ये भी लिख लो ना, ABCD, टोटल डी में 2100 पुरुष थे, आपको मालूम है, और महिलाओं की कुल संख्या का अनुपात, सॉरी, तो मार्केटिंग में पुरुष और महिला की कुल संख्या, तो अगर 2100 में से 900 फिनांस में पुरुष हैं तो मार्केट में कितने बचेंगे? 1200 पुरुष बचेंगे इस टू, अब अगर 1200 पुरुष हो गए, 1400 कुल मार्केटिंग में है, तो 200 महिलाएं बचेंगी, यानी कि 6:1 का रेशियो। खत्म। आगे बढ़ते हैं। सभी कंपनियों में सबसे पहले इसको हम पेस्ट कर लेते हैं, सबसे अच्छा काम है पेस्ट, ठीक है, बस यहीं से देख लेते हैं। फिर सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या, इसको जोड़ के 5 से भाग देना है, 4 से, ठीक है। तो जोड़ लीजिए, 0 8 4 2 6 4 10 0 हासिल लगा 1 4 1 5 5080 बट्टे 4, एवरेज निकालना है ना। 4 1 9 4 1 4 दूनी 8 2 4 7 28, एक सेकेंड, देखिए हम क्या जोड़ दिए, ये जोड़ना था ना। पुरुष टोटल मेल 0 0 8 2 10 9 19 1 20 0 हासिल लगा 2 और 1 1 2 2 4 1 5, 5000 बट्टे 4 आएगा। 8 2 10 9 19 1 20 0 हासिल लगा 2 2 2 4 2 6 है ना, सॉरी 6 है, तो ये 1500 आ गया। ख़त्म। आगे बढ़ते हैं, फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, पेस्ट, ठीक है। सी में फाइनेंस विभाग में, चूँकि पेपर आसान था इसलिए मैंने पूरा डाटा पहले ही निकाल लिया, क्योंकि टाइम बहुत हुआ होगा मेरे हिसाब से। सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, अच्छा, सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारी, फाइनेंस में है ना ABCD, तो सी में अब देखिए 1080 टोटल फिनांस में लोग हैं, ठीक है, जिसमें से 600 पुरुष जो हैं, टोटल 900 पुरुषों में से 600 पुरुष तो आ गए हैं आपके फिनांस में, 600 पुरुष तो आ गए हैं फिनांस में, तो बाकी 300 पुरुष बचते हैं मार्केटिंग में। तो क्या बोला है, सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, ठीक है 600 ही बोला है। सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है? डी में मार्केटिंग, डी में देखिए, डी में टोटल 900 पुरुष फाइनेंस में हैं, 900, तो मार्केटिंग में 1200 हैं, तो मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का, सॉरी क्या कर रहा हूँ जल्दीबाजी में। डी में मार्केटिंग विभाग मतलब कुल संख्या तो इतना है ना, 1400 लोग मार्केटिंग में हैं, इसका कितना परसेंट है? 600 1400 का कितना परसेंट है, लगभग पूछा है ना। 2 3 6 2 7 14, 300 बट्टे 7, 7 चौक 28 और 2 7 दूनी 14, 6 7 बट्टे 56, लगभग 43%। सभी कंपनियों में, फिर से कॉपी करते हैं इसको, पेस्ट, सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारी यहाँ आपने निकाल रखा है, 6 3 900 9 4 6 3 9 5 1400 14 4 1880 1880 बट्टे 4 बराबर 4 चौक 16, 2 4 7 28 470। सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला, फिर से कॉपी करते हैं इसको, पेस्ट, इधर लेके आते हैं। सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच अंतर क्या है? मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला, अच्छा ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, सबका अलग अलग देख लेते हैं। 800 मेल थे फिनांस के,
टोटल मेल 1200 थे, यानी मार्केटिंग में 400 आए होंगे, 200 महिलाएं आई होंगी। इसमें 1800 में से 900 मेल फिनांस के थे, तो 900 मेल इसके रहे होंगे मार्केटिंग के, 300 महिलाएं रही होंगी। 900 में से 600 मेल अगर फिनांस के थे, तो 600 मेल फिनांस के थे तो 300 मार्केटिंग के रहे होंगे और 420 फीमेल रही होंगी। ठीक है, 2100 में 900 मेल अगर फिनांस के थे तो 1200 मेल मार्केटिंग के रहे होंगे, तो 200 फीमेल रही होंगी। क्या बोला है? सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच क्या अंतर है? तो पुरुषों की पूरी संख्या देख लीजिए, 9 4 13 3 1600, 16 12 2800। महिलाओं की 3 2 5 2 7 4 1120। कितना आएगा? 0, 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 1 गया 6। ठीक है, 2, 2680। सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच क्या अंतर है? मेरे हिसाब से उपयुक्त में से कोई नहीं। आप भी घटा के, सॉरी 1680 तो आया है, यहाँ 1 है ना। 0, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 1 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, 1680। ठीक है। अब ये ख़त्म हो गया। देखिए 2 टुकचे से सवाल आए हुए हैं। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या 999 होती है और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10 होती है। अंतर 989। कौन सा बड़ा है? कौन सा बड़ा मतलब ये 7 - 1 हो गया ना 6 और ये 45। आपको क्लियर पता है कि ये होता है 9 × 5 करते हैं ना, तो 3 तो बाहर आ जाएगा, सॉरी 9 √45 मतलब हो गया 9 × 5 अंडर रूट में, तो 3 आ जाएगा बाहर, √5 हो जाएगा। 3 × √5 की वैल्यू होती है 2.22, 2.2 समथिंग होती है। तो कितना भी हम करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, लगभग 6.6 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 45 √45 बड़ा हो जाएगा। तो देख लिया आप, ये √49 - 1 मतलब 7 - 1 6 होता है, लेकिन √45 जो है वो 6 से ज़्यादा होता है। क्लियरली 6 × 36 मतलब 6 × 6 36 होता है, तो ये सिंपल बात है, ज़्यादा ही हो जाएगा। आगे आइए, ये भी एक टुच्चा सा ही सवाल है। देखिए आपको एक चीज़ पता है ना, न्यूमरेटर मतलब अंश में जो भी रहता है, मान लीजिए 2 3 4 2 3 5 है और नीचे 10 है, तो 23.5 हो जाता है। और 2 3 × 5 है, इंटू 10 कर दें तो ये 235 हो जाता है। मतलब जितने जीरो से हम भाग देते हैं, दशमलव अभी तो यहाँ लगा रहा होगा, उतना स्थान दशमलव बाएं जाता है, और जितने जीरो से गुणा करते हैं उतना स्थान दशमलव दाएं जाता है। ये पता होना चाहिए बस आपको इस क्वेश्चन के लिए। और देखिए इसमें क्या है, ये क्या बोल रहा है, 2994 / 14.5 इज इक्वल टू 172। हमें कितना चाहिए? 29.94। तो पहले तो देखो आप, अगर दोनों ऊपर नीचे अगर हम दशमलव को दोनों को एक स्थान लेफ्ट ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, ऊपर नीचे कोई चेंज नहीं आएगा। 29.4 इसको लिख सकते हैं 1.45 इज इक्वल टू, ये ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक स्थान इसको यहाँ ले गए तो ये यहाँ से भी दशमलव जो है जो यहाँ लगा रहा होगा कहीं ना, तो ये दशमलव यहाँ पे आ सकता है, नो इशू। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 9 के पहले लेके जाना है, मतलब पॉइंट को एक स्थान और इधर लाना है। तो आप बताइए, अगर एक स्थान और इधर लाना है तो हम निश्चित रूप से यहाँ पे 10 से भाग देंगे ना, तो यहाँ भी 10 से भाग देना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 17.2 आंसर। ओके आगे आइए, अब ये सवाल देखते हैं। यहाँ 5 अलग अलग किसान हैं, ज़्यादा हम देर नहीं करेंगे, जल्दी करेंगे। 5 अलग अलग किसान हैं, ये 5 तरह की फसल उगा रहे हैं क्विंटल में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात करें। तेजा 750, ये पूरा जोड़ देंगे, 5 से भाग देंगे, ठीक है। 0 0, फिर 5 6 5 11 5 16 6 22 5 27 को 7 हासिल लगा 2 7 2 9 6 15 2 17 5 22 6 28 बट्टे 5 5 5 25
3, 5 7 35, 5 चौक 20, 574। पिछले साल से DI काफ़ी आसान दिया हुआ है। किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसल उगाई? ठीक है, तीसरी सबसे कम फसल तो सबका ही निकालना पड़ेगा किसने कितनी फसल उगाई है। ठीक है, जोड़िए जितना जल्दी जोड़ सकते हैं। 0, 4 2 6 4 10। अच्छा, लास्ट में तो सबके ही 0 है, छोड़िए कोई बात नहीं। 4 2 6 4 10, 0 हासिल लगा 1, 6 1 7, 9 7 16, 3 19, 9 28, 3 31, 0 0 0 0 0, 8 8 16 8 24, 4 28 को 8 हासिल लगा 2, 4 2 6 5 11 1 12 6 18 4 22, 2280। 0 5 6 11 5 16 6 22 5 27 7 हासिल लगा 2, 7 2 9 6 15 2 17 5 22 6 28, 0 0 5 8 5 13 4 17 2 19 को 9 हासिल लगा 1, 2 1 3 2 5 8 13 8 21 को 1 हासिल लगा 2 और 2 1 3, 0 6 6 12 2 14 2 16 3 19 को 9 हासिल लगा 1, 2 1 3 7 3 10 3 13 7 20 6 26, 2690। ठीक है। क्या बोला है? किस किसान ने, ये क्वेश्चन देखिए, किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई? चलिए रैंकिंग कर देते हैं इनकी। सबसे अधिक किसने उगाई है? 3190 वाले ने फर्स्ट, फिर 3100 वाले ने सेकेंड, फिर 2690 2870 2870 वाले ने थर्ड, 2600 वाले ने फोर्थ, ये फिफ्थ। तीसरी ये कौन भाई साहब हैं? तेजा ने, तेजा भाई साहब। सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच अनुपात ज्ञात करें। सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं ना। ठीक है, अब सरसों और गेहूं का निकाल लेते हैं। 0 8 2 10 6 16 5 21, 21 6 27 को 7 हासिल लगा 2, 9 2 11 11 5 16 6 22 7 29 को 9 हासिल लगा 2 और 2 1 3। सरसों हो गया, और क्या? कुल गेहूं, गेहूं आ जाइए। 0 4 5 4 9 2 11 3 14 को 4 हासिल लगा 1, 3 1 4 4 8 6 14 8 22 6 28। ठीक है, 2840। 0 से 0 397 284, यही तो दिया है ऑप्शन में। खत्म। रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना प्रतिशत है? रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें 3100, यहाँ हमने निकाला ही है। भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना प्रतिशत है? भार्गव 3190, 3100 3190 का कितना परसेंट है? आप साफ साफ देख सकते हैं, लगभग बराबर है। 3100 3190 लगभग बराबर है, 90 का अंतर है केवल। तो आप बताइए 72%, 95%, 85, 58 कुछ हो सकता है? नहीं, 97 के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है। हालांकि फिर भी आपको अगर तसल्ली के लिए निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। 3190 यही निकालोगे ना आप। 3190 का 3100 कितना परसेंट है? ठीक है, तो 31,000 में आप भाग दे दोगे 319 से। 9 बार में तो पक्का जाएगा। 9 9 9 81, 1 हासिल लगा 9 1 9 9 8 17 7 हासिल लगा 1 9 3 27 1 28। ठीक है, 28 3 31 तो होता ना, हाँ ज़्यादा हो जाता। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 7 गया 2, और 10 में से 8 गया 2, 229 0। अब 7 बार में हमने यहाँ निकाला है ना 97%, वही आएगा। 7 बार में करके देखते हैं। 3 7 21 होता है, 19 7 133 होता है, तो 2233 हो जाएगा 7 बार में। बस 97% मिल गया, तसल्ली हो गई आपको। अब आइए, सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच अंतर ज्ञात करें। औसत के बीच अंतर निकाल के आप 5 से भाग दे दो, डायरेक्ट बात वही रहती है। राई 0 4 8 7 12 5 17 6 23 को 3 हासिल लगा 2 6 2 8 4 12 7 19 2 21 2 23। ठीक है, और राई और जई 0 4 8 4 12 5 17 8 25 2 27 7 हासिल लगा 2 3 5 1 6 2 8 2 10 3 13।
ठीक है। इनका अंतर, पहले तो आप अंतर देख लो, 0, 13 में से 7 निकल गया 6, और 12 में से 3 निकल गया 9, बस ये अंतर आ गया। बाकी आपको निकालना था औसत। 5 लोग हैं, इसमें आप 5 से भाग देते, इसमें आप 5 से भाग देते, इससे अच्छा इसमें आप 5 से भाग देते, तो डायरेक्ट 5 एक नंबर 5, 4, 5 9 45, 1 5 2 10, 192 आंसर खत्म। अब ये देखिए, यक्स और वाई सहअभाज्य हैं तो उनका एलसीएम क्या होगा। देखिए सहअभाज्य क्या होता है, कोई भी दो संख्याएं जो परस्पर ना कटें, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं जिनका कॉमन फैक्टर ना हो, कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब एक के अलावा, ठीक है। तो अब यक्स और वाई, जैसे ये ऐसे होता है, आप मान लो एक संख्या ले लें हम, अगर कैसे ले सकते हैं, एक आप, ठीक है, कुछ भी ले लो, 7 ले लो, 10 ले लो, बस, तो इसका एलसीएम क्या निकल के आएगा, 70 आएगा। 70 से छोटी ऐसी कोई संख्या ही नहीं जो दोनों से कट पाए। तो यक्स और वाई अगर सहअभाज्य हैं तो एक्स वाई इनका एलसीएम हो जाएगा, खत्म। ये तो कितनी बार बताया, 2/5, 5 की वैल्यू अगर 100% है तो 2 की वैल्यू 40% हो जाएगी, ठीक है। इसमें आते हैं, ओके, क्या बोला है, 5000। पहले तो अब देख लो, अगर 5000 है, ये सब मान लो पी परसेंटेज, कुछ भी 5000 का पी परसेंटेज अगर निकालना है, 5000 गुणे पी बटे 100, यानी कि यही 50 से पी में मल्टीप्लाई करना है, ये तो पता है आपको। तो ये बताओ, जनवरी का 50 × 27, फरवरी का 50 × 20, 50 × 18, 50 × 10, 50 × 25, बस। अब जनवरी में व्हील कुर्सी और ऑफिस कुर्सी, WO, ठीक है। जनवरी में क्या था, 50 × 27 था ना। चलिए जैसे जैसे पूछेगा वैसे हम निकालेंगे, पहले देखते हैं क्या है। मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या, अच्छा मई में, अब देखिए आप, मई में व्हील कुर्सी 3 है, तो मई में पहले आप देखो टोटल कितनी थी, 50 इंटू, ज़्यादा मोटा हो रहा है थोड़ा, इसको पतला करेंगे। मई में पहले आप देखो कितना था, 50 × 25, 50 × 25, ओके, इतना था। अब मई में व्हील कुर्सी बोल रहा है ना, व्हील 3 है, कितने में से, 5 में से, टोटल तो 5 है, 5 में से 3 की बात की जा रही है, तो टोटल 3/5, ये हो गई मई की व्हील, ओके। अब क्या बोल रहा है, मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात, ठीक है। जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या, तो जनवरी ये है, जनवरी का 50 × 27 था, तो 50 × 27 इंटू ऑफिस कुर्सियों की संख्या बोला है 1/3, बस। 50 का मतलब ही नहीं है, और 3 9 27, 3 3 9, इधर बचा 3, इधर बचा 5 बचे 25, 5:3 है क्या ऑप्शन में, बस देख लो, खत्म। अब मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, इस 50 की भी ज़रूरत नहीं है जब तक संख्या पर्टिकुलर ना पूछा जाए, आप केवल परसेंटेज में डील कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में से 20% कुर्सियां नहीं बिकी। जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में से, जनवरी में कुल कुर्सियां बनी कितनी थी, 50 × 27, ये हम नंबर भी लिखते जाते हैं ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। 80 था ये क्वेश्चन, और ये 81 है। जनवरी में कितनी थी, 50 × 27। जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में से 20% कुर्सियां नहीं बिकी, या जनवरी में नहीं बिकी गई ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5/4 है। 20% इसमें से नहीं बिकी है, तो 1/5 नहीं बिकी है, 5 दाम 50, मतलब 270 कुर्सियाँ नहीं बिकी हैं। इसमें से ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5/4 है, 5/4 ऑफिस और व्हील,
यानी कि 9 की वैल्यू है 27, 1 की वैल्यू 30, तो 3 पच्चे 15, 150, 120। व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:4 है, तो जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। व्हील 120, नहीं देखिए यहाँ पे एक वो है, क्या बोला था ये बोला है कि नहीं बिकी गई ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात दिया था, लेकिन पूछ रहा है बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या। तो आप एक बात बताइए, जनवरी में आपको पता था ना व्हील और ऑफिस कुर्सियों की संख्या कितनी कितनी थी? 50 इंटू 27 इंटू व्हील कुर्सियों की संख्या कितनी थी? 2/3 थी ना, 3 9 27, 50 दूनी 100, 900, ये 900 थी, और ये अगर 2 की वैल्यू 900 तो ये 450, ये था ना। तो ये पूछ रहे हैं व्हील कुर्सियों 900 में से 120 तो नहीं बिकी है, आपको पता चल गया, तो बिकी कितनी है? 780 बिक गई है, खत्म। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने बताया सबसे पहले तो आप ऐसे निकाल सकते हैं ना, टोटल 900 व्हील कुर्सियाँ हैं, 450 ऑफिस कुर्सियाँ हैं, फिर आपने पता चला कि 20% नहीं बिकी हैं, तो आपने निकाला, उनका रेशियो दिया था कौन कितनी नहीं बिकी, तो व्हील कुर्सियाँ और ऑफिस कुर्सियाँ पता चल गई। तो ऑफिस कुर्सियाँ जो नहीं बिकी हैं वो टोटल कुर्सियों में से निकाल दिए, तो पता चला बिकी कितनी है। ठीक है। अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच अंतर का कितना प्रतिशत है? अच्छा, तो ये डाटा हम फिर से ले चलते हैं, ये रखना पड़ेगा यहाँ पे ना, तभी लग पाएगा। ओके, क्या बोल रहा है? अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या अप्रैल में कितनी थी? 10%, 50 गुणे 10, ये अप्रैल में निर्मित कुर्सियाँ थी। ऑफिस कुर्सियों की कुल संख्या फरवरी और अच्छा ऑफिस कुर्सियों की, ये अप्रैल में निर्मित कुल कुर्सियाँ हमने निकाल लिया। अब अप्रैल में ऑफिस कुर्सी एक है, मतलब इसका आधा, 1/2, ये हो गई ऑफिस कुर्सी अप्रैल में। ठीक है, कुल की संख्या फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच अंतर का कितना प्रतिशत है? तो फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या फरवरी में 20% है, अप्रैल में 10% है, तो 10%, 50 का 10%। फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच, सॉरी 30% ना, सम बोल रहा है, कुल कुर्सियाँ 20% फरवरी की, 10% अप्रैल की, तो 50 इंटू 30, ये है अप्रैल और फरवरी की, अप्रैल प्लस फरवरी की कुल कुर्सियाँ, और ये हमने निकाला अप्रैल की ऑफिस कुर्सियाँ। ठीक है, पूछ क्या रहा है? बीच अंतर का कितना प्रतिशत है? फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच अंतर का, सॉरी 10 ही निकालना था यार। कुल कुर्सियों की फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुल कुर्सियों की, फरवरी में 20% बनी है, अप्रैल में 10% बनी है, इन दोनों का अंतर 10% होता है, डायरेक्टली हम कह सकते हैं 10%। ठीक है, ये होती है 500, और ये कितना होता है? 2 पच्चे 10, 250, 500 का ये कितना प्रतिशत है? तो आपको दिख रहा है सीधा 50%, खत्म। फिर जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या, जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की, तो जून में पहले आप देख लो, जून दिया नहीं है, ठीक है, कुछ दिया होगा। जून में निर्मित कुल कुर्सियों की व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5/8 है। पहले मार्च में आप देखो, 18%, 50 गुणे 18, ये मार्च की कुल कुर्सियाँ हैं। मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का, तो मार्च में व्हील कुर्सियाँ कितनी हैं? 4/9, 4/9, इसका 5/, मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5/8 है, इसका 5/8 है, किसकी? जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या, जून व्हील इतना है, तो हम निकालेंगे इसको, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, और 2 से 2 खत्म, तो बचेगा कितना? 5 पचे 25, 250 की संख्या का 5/8, और मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात, मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की,
तो मार्च में ऑफिस कुर्सी निकालेंगे तो मार्च भाई 50 इंटू 18 इंटू ऑफिस, मार्च में ऑफिस 5/9। मार्च में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। मतलब ये जो है 5 की वैल्यू है, हमें निकालनी है 3 की वैल्यू। तो 5 से इसको काट दो, 5 दाम 50, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, 25 100, 1 की वैल्यू 100 है तो 3 की वैल्यू 300। मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। तो जून में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या, ये क्या आ गया, ये आ गया जून में निर्मित ऑफिस, वो जून में व्हील था 250 और 300, तो टोटल कितना आ गया 550 जून में निर्मित। फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या 20% है, पहले 50 फरवरी का देखेंगे, फरवरी में व्हील 50 इंटू फरवरी 20 इंटू फरवरी की व्हील कुर्सी 7/10। अब अप्रैल में व्हील कुर्सी, तो अप्रैल की व्हील कुर्सी 50 गुणे अप्रैल में टोटल 10 है, गुणे अप्रैल की व्हील कुर्सी 50 गुणे 10, अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या, अप्रैल 1/1 ही है, मतलब 1/2 अंतर पूछा है ना, संख्या के बीच का अंतर। ठीक है, ये 5 दूनी 10, 700 और ये 250, अंतर कितना आ गया 450, यही होता है ना 450, 5 2 700, हाँ ठीक है, ये भी निपट गया। अब आगे देखते हैं क्या है। डाइनिंग टेबल और बुक रैक की क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निहायत ही आसान लग रहा है देख के, ये सबका एमपी दिया हुआ है सबका एमपी। डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य का औसत, डाइनिंग टेबल 10,000, बुक रैक 7,000, 10,000 प्लस 7,000 बट्टे 2 मतलब 17,000 बट्टे 2 बराबर 8,500। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का अंकित मूल्य, ये डाटा हमें चाहिए होगा ना, कॉपी, ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है कंप्यूटर का अंकित मूल्य 15,000 दिया है, क्रय मूल्य से CPMP क्रय मूल्य से अंकित मूल्य जो है 20% अधिक है, मतलब ये 5 है तो ये 6 है, और 6 की वैल्यू हमें दी हुई है। कंप्यूटर का अंकित मूल्य दिया हुआ है 15,000, और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, 15% की छूट दे रहा है। ठीक है, इसमें ये 15,000 की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। CP 5 है, MP 6 है, बोल रहा है कि 15% की छूट तो 6 पे 15% की छूट। अब आप देखिए, इसको कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए मैं क्या कहता हूँ, 0 कर दो, इसको भी 600 कर दो। 600 का अगर 15% की छूट दे रहा है तो लेगा कितना, 85 लेगा बट्टे 100, 0 6 25 30, 0 से लगा 3 6 48, 3 51 प्लस 510, यानी कि 10 का प्रॉफिट हो रहा है 500 पे, तो यानी कि 2% का प्रॉफिट। खत्म। चलिए आगे आते हैं। डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य 4 संबंधे 5 है। डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस MP 4 संबंधे 5, डाइनिंग टेबल का मतलब कहाँ हम बात कर रहे हैं, डाइनिंग टेबल की 10,000 की। यदि दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। सेलिंग प्राइस 4 था, उसे 25% का लाभ मिल रहा है। मैं क्या कहता हूँ ना, 25% 5 मतलब 25% का लाभ जब मिलता है ना तो 4 से 5 होती है कोई वैल्यू, तो इसको भी 5 हम बना देते हैं ना, 5 से दोनों गुणा कर दो, 4 5 20, 5 5 25, 25, यानी कि ये 16 रुपये का रहा होगा CP, 20 रुपये में बिका होगा तो 25% का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य पूछ रहा है,
तो आपको पता है कि अंकित मूल्य इसका आपको मालूम है, डाइनिंग टेबल का 10,000, 25 की वैल्यू 10,000 है, 25 की वैल्यू 10,000, 400, 16 चौको 6400, खत्म। कैलकुलेशन को देखिए इजी कितना आप बना सकते हैं। ओके, आगे फिर से इसको हम लेके चलेंगे, कॉपी तो है ही, पेस्ट करेंगे इधर। हाँ, अब आइए देखते हैं क्या बोल रहा है, इधर ही रखते हैं इसको थोड़ा। यदि सेलफोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 है, सेलफोन के क्रय मूल्य CP MP 3:4, ठीक है, और दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1,200 रुपये है, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। मतलब अब देखिए हो क्या रहा है एक्चुअली कि MP सेलफोन है ना, सेलफोन 8,000, 4 की वैल्यू दी हुई है 8,000, तो 1 की वैल्यू 2,000, 6,000, ठीक है। 1,200 अर्जित लाभ 1,200 रुपये है, मतलब ये 7,200 रुपये है सेलिंग प्राइस, तभी तो 1,200 रुपये का लाभ लेगा। तो क्या पूछ रहा है, दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट, अगर 8,000 का सामान था, ये सटाई कंफ्यूज करेगा, 8,000 का अगर सामान था और 7,200 रुपये में बेचा है, तो 800 रुपये की छूट दिया ना, खत्म, ठीक है। आगे देखते हैं। स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है। स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य, स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 4,800 रुपये है। यह दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है। स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ, पहले देख लो आप, स्मार्ट वॉच 6,000 रुपये का है, तो 6,000 पे अगर 10% का लाभ मिलता है तो 110/100 करोगे तो 6600, यानी कि सेलिंग प्राइस होगी है स्मार्ट वॉच की। स्मार्ट वॉच की सेलिंग प्राइस होगी 6600 रुपये। उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है, तो दुकानदार द्वारा बुक रैक पर, अच्छा क्या बोला था, स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है। स्मार्ट वॉच मतलब ये 4 की वैल्यू 6600 थी, तो बुक रैक जो है, बुक रैक की वैल्यू 5 की निकालनी है ना, तो 4 से इसको आप काट लो, 4 1 4, 2 4 6 24, 2 4 5 20, 1650, 1 की वैल्यू 1650 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 गुना 0, 5 5 25, 5 हासिल लगा 2, 5 37, 2 32 को 2 हासिल लगा 3, 5 1 5 3 8, 8250 रुपये बुक रैक की सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो दुकानदार द्वारा बुक रैक पर दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। बुक रैक 7,000 रुपये की थी, और क्या हमने कुछ गलत किया क्या, 5 5 25, 5 2, 5 37, 2 32, 2 हासिल लगा 3, 5 5 3 8, सॉरी, एक गड़बड़ हो गया। स्मार्ट वॉच पे प्रॉफिट क्या है, स्मार्ट वॉच पे प्रॉफिट मिलता है 6,000 का 10% ना, इसका 10% मतलब 1/10 करते हैं, तो 600 रुपये प्रॉफिट मिलता है। और अगर CP इसकी दी हुई है 4,800, तो SP क्या हो जाएगी, SP में प्रॉफिट ऐड होता है तो SP आती है, मतलब 5,400, ठीक है। अब क्या है, स्मार्ट वॉच का सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस 4 की वैल्यू है 5400, और बुक रैक की सेलिंग प्राइस 5 की वैल्यू निकालनी है। 4 की वैल्यू 4 से आप कट करो, 4 1 4, 1 4 3 12, 2 4 5 20, 1350, और 5 0 0, 5 5 25, 5 हासिल लगा 2, 5 3 15, 2 17, 7 हासिल लगा 1, 5 1 5 1 6, 6750। बुक रैक 7,000 का था, 6750 में दिया, मतलब 250 रुपये की छूट दे दी। ओके, ख़त्म। तो ये आपने देखा, सारे के सारे क्वेश्चन सटीक तरीके से और आसान तरीक़ों से बताया गया। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो एटलीस्ट पेट के अभ्यर्थियों के पास ज़रूर भेजें। बहुत मेहनत से और बहुत जल्दी में वीडियो बनाया हमने। उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छा लगेगा, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।